हेलो विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास विषय पर अध्ययन करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को करने के बाद भारत के संविधान के निर्माण का अध्ययन करना, ताकि आपको पूरी तरह से इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश शासकों द्वारा साम्राज्यवादी हितों की संस्था हेतु विविध समय पर पारित रियायतों को प्रकट करने के साथ ही वर्तमान भारतीय संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे के निर्माण की कहानी है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारतीय राज्य व्यवस्था का संचालन अधिकतर धार्मिक प्रथाओं और रूढ़ियों के अनुसार किया जाता था, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सिविल प्रशासन का अधिकार मिल गया। उसके बाद भारत में लिखित तथा विधायिका अर्थात ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन संचालित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए बने विभिन्न अधिनियम इस प्रकार थे: 1600 का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का राजलेख, 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख, 1853 का राजलेख आदि। 1853 के चार्टर के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति के विरोध में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को ब्रिटिश शासन ने कुचल दिया, किंतु क्रांति की असफलता और अंग्रेजी सरकार के दमन और अत्याचार की नीति के परिणाम स्वरूप शासक और शासित के बीच की खाई बढ़ गई। 1857 की क्रांति से स्तब्ध ब्रिटिश सरकार ने 1858 के अधिनियम को पारित किया तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन संचालन ब्रिटिश क्राउन अर्थात सम्राट में निहित करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करते हुए भारतीय प्रशासन के संचालन में प्रत्यक्ष एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से भाग लेने का निश्चय किया। ब्रिटिश संसद ने के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 30 अप्रैल 1858 को 2 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिसके आधार पर भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए विधेयक तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे: नंबर 1, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। नंबर 2, कंपनी के निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल और गुप्त समिति को समाप्त करके इसके अधिकार और शक्तियों के प्रयोग का अधिकार साम्राज्य की ओर से एक मुख्य राज्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया गया। नंबर 3, कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। नंबर 4, भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसके 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे। नंबर 5, भारत परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करता था, जिसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार था। नंबर 6, भारत परिषद की भूमिका केवल परामर्शदात्री थी। नंबर 7, भारत राज्य सचिव को भारत के वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करने का अधिकार था। नंबर 8, भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम को 2 अगस्त 1858 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई और उसी दिन से ये लागू हो गया। इस प्रकार 1858 के अधिनियम के द्वारा अनेक प्रावधान किए गए। इसके बाद 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा।
1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। नंबर 1, भारत की प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाए, अर्थात ब्रिटिश प्रजा जैसे और साम्राज्यों में रहती है उसी तरह का व्यवहार भारतीय प्रजा के साथ भी किया जाए। नंबर 2, भारत के लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में मूल, वंश, लिंग, धर्म तथा निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। नंबर 3, भारत के लोगों की भौतिक तथा नैतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। महारानी की इस घोषणा को शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। यद्यपि भारत सरकार के कानून सदस्य सर जेम्स हॉपेन ने इस घोषणा के संबंध में स्पष्ट किया कि ये घोषणा केवल एक औपचारिक प्रलेख था और कोई प्रतिज्ञा पत्र नहीं था जिसकी कोई वैधानिक कीमत हो, फिर भी ये घोषणा आगामी 60 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की भारत संबंधी नीति का मूल आधार बनी रही। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। शासन और विधायन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने, तत्सम प्रवर्त कानून प्रणाली के दोषों को दूर करने, ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन द्वारा उत्पन्न की गई चेतना तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा शासन में सुधार के लिए भारत मंत्री को दिए गए प्रतिवेदन के कारण 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। नंबर 1, गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांत के निर्माण, नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही वह किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या किसी अन्य क्षेत्र को विभाजित कर सकता है तथा उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 2, अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन करते हुए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इन सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 हो सकती थी, जिनमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। केंद्रीय विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता था जब तक कि उसे वायसराय से स्वीकृति नहीं मिलती। नंबर 3, प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में मद्रास एवं मुंबई प्रांतों की विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार वापस दे दिया गया। नंबर 4, अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य का विधिवेता होना अनिवार्य था। नंबर 5, गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली की शुरुआत की। नंबर 6, गवर्नर जनरल भारत की शक्ति, सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। नंबर 7, गवर्नर जनरल को इस अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश का प्रभाव विधान परिषद द्वारा पारित कानून के समान होता था, जो 6 माह तक प्रवर्तित रह सकता था। अध्यादेश जारी करते समय उसके कारणों का उल्लेख आवश्यक था। इसके बाद आता है 1861 के अधिनियम का प्रभाव। इस अधिनियम के द्वारा भारत में स्थायी प्रशासनिक ढांचे की स्थापना, नागरिकों को कानून निर्माण में सहभागिता का अवसर, मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण की शक्ति पुनः प्रदान करने के साथ ही विधायी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति का प्रारंभ किया गया। किंतु इसके साथ ही वायसराय को वीटो की निरंकुश शक्ति, विधान परिषदों का प्रभुत्व संपन्न होना तथा विधान परिषदों में भारतीयों को सच्चा प्रतिनिधित्व न देना इस अधिनियम के दोष थे। इस अधिनियम के बाद 1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि कर उसे प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने का अधिकार तथा 1869 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1873 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार को भारत सरकार का अंतरण मान्य किया गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। धन्यवाद।